नमस्कार। आज के लेक्चर का टॉपिक है हेरट तथा डॉमर के मॉडल। हेरट तथा डॉमर के आर्थिक वृद्धि के मॉडल उन्नत देशों के अनुभवों पर आधारित है। ये प्रमुख रूप से उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए है और ऐसी अर्थव्यवस्था में सतत एकरूप वृद्धि की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। इनके मॉडल में सतत वृद्धि की आवश्यकताएं हैं। हेरड तथा डॉमर आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में निवेश को प्रमुख कार्य सौंपते हैं, परंतु वह निवेश की द्वैत प्रकृति पर बल देते हैं, जिसमें से पहली है निवेश आय का निर्माण करता है तथा दूसरी यह अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। पहले को निवेश का मांग प्रभाव तथा दूसरे को पूर्ति प्रभाव कहा जा सकता है। इसीलिए जब तक शुद्ध निवेश होता रहेगा, वास्तविक आय तथा उत्पादन का विस्तार होता रहेगा। पर वर्ष प्रति वर्ष आय का पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक आय तथा उत्पादन का उसी दर से विस्तार हो जिस दर से पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा है। यदि दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो शुद्ध निवेश निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। वास्तविक आय में निरंतर उस दर से वृद्धि होती रहे जो बढ़ते पूंजी स्टॉक की क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो। आय वृद्धि की इस आवश्यक दर को अभीष्ट वृद्धि दर या पूर्ण क्षमता वृद्धि दर कहा जा सकता है। इनके मॉडल की कुछ मान्यताएं हैं, जिनमें पहली है आय एक प्रारंभिक पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर होता है। दूसरी है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। तीसरी, ये मॉडल बंद अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं जिनमें विदेशी व्यापार नहीं होता। चौथी, निवेश तथा उत्पादक क्षमता निर्माण के बीच समायोजन होने में देर नहीं लगती। पांचवी, औसत बचत प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होती है। छठी, सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। इसके पश्चात हम डॉमर के मॉडल का अध्ययन करेंगे। डॉमर ने अपने मॉडल को पूर्ति पक्ष तथा मांग पक्ष के द्वारा दर्शाया है। डॉमर पूर्ति पक्ष को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। निवेश की वार्षिक दर आई है और नई पूंजी की उत्पादन क्षमता एस के बराबर है। तब आय डॉलर उत्पादन क्षमता $IS वार्षिक होगी, लेकिन नई पूंजी का उपभोग पुरानी मशीनों के स्थान पर किया जाए। ऐसी स्थिति में वार्षिक उत्पादन क्षमता IS से कम होगी। डॉमर इसे आई डेविएशन से प्रदर्शित करते हैं। डॉमर के मॉडल का प्रथम समीकरण है डेल्टा वाई बराबर आई डेविएशन, जबकि निवेश की औसत उत्पादकता डेविएशन बराबर डेल्टा वाई अपॉन आई और आई डेविएशन अर्थव्यवस्था के उत्पादन में कुल शुद्ध संभाव्य वृद्धि है, जिसे सिग्मा प्रभाव कहते हैं। इसके पश्चात मांग पक्ष। डॉमर मांग पक्ष की व्याख्या कीन्स के गुणक प्रक्रिया से करते हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि डेल्टा वाई होगी तो निवेश में वृद्धि डेल्टा आई की 1/अल्फा गुणा होगी। अर्थात इनके मॉडल का दूसरा समीकरण y बराबर आई 1/अल्फा होगा। इसके पश्चात इक्वेशन 1 को 2 के बराबर रखने पर आय का पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए कुल मांग व कुल पूर्ति को बराबर रहना चाहिए। तो आय इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रखने पर डेल्टा आई बटा आई बराबर अल्फा डेविएशन होगा। इक्वेशन 3 से स्पष्ट है कि पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए डेल्टा आई बटा आई शुद्ध स्वायत्त निवेश की वृद्धि दर अल्फा डेविएशन के बराबर होनी चाहिए। डॉमर ने अपने मॉडल को चित्र द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत प्रस्तुत चित्र में राष्ट्रीय आय का निर्धारण समस्त मांग तथा समस्त पूर्ति रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। एक्स अक्ष पर आय के स्तर को तथा वाई अक्ष पर बचत एवं निवेश को दर्शाया गया है। 45 डिग्री के कोण पर y बराबर s तथा i s प्लस i का संतुलन बताया गया है। अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु S1 है, जहां बचत एवं निवेश दोनों का स्तर बराबर है और आय का स्तर OY1 है। अर्थव्यवस्था पूर्ण दक्षता से कार्य कर रही है। वार्षिक निवेश की दर I1 है।
जबकि नई पूंजी का उपभोग पुरानी मशीनों के स्थान पर किया जाता है और गुणक प्रभाव के कारण आय का स्तर बढ़कर S1A हो जाता है, लेकिन वार्षिक उत्पादन क्षमता आई डेविएशन से कम रहती है। यदि निवेश की मात्रा को बढ़ाकर I2 कर दिया जाए और आय में वृद्धि S2B होगी। यह प्रक्रिया निवेश गुणक के अनुसार चलती रहेगी जब तक आय में वृद्धि निवेश में की गई वृद्धि की गुणक वृद्धि के बराबर नहीं हो जाती। प्रोफेसर हेराल्ड अपने मॉडल में अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सतत वृद्धि पाई जाती है की व्याख्या करते हैं। जब एक बार सतत वृद्धि दर में बाधा पड़ जाती है और अर्थव्यवस्था असंतुलन में हो जाती है तो संचयी शक्तियां इस विचलन को बनाए रखने में लगी रहती है, जिससे दीर्घकालीन अविस्फीति हो सकती है। हेराल्ड का मॉडल वृद्धि की 3 भिन्न दरों पर आधारित है, जिसमें से पहला है जी। यह वृद्धि की वास्तविक वृद्धि दर है जिसे बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पादन अनुपात निर्धारित करते हैं। दूसरा है GW। यह अभिष्ट वृद्धि दर है जो किसी अर्थव्यवस्था की आय की पूर्ण क्षमता वृद्धि दर होती है। तीसरा है GN। यह सहज या प्राकृतिक दर है जिसे हेराल्ड कल्याण इष्टतम मानते हैं। इसे वृद्धि की समस्या या पूर्ण रोजगार दर भी कहा जा सकता है। सबसे पहले हम वास्तविक वृद्धि दर का अध्ययन करेंगे। हेराल्ड के मॉडल में पहला समीकरण है GS बराबर S। यहाँ G समय की दी हुई अवधि में उत्पादन की वृद्धि दर है और इसे डेल्टा Y बटा Y द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। C पूंजी में किया गया शुद्ध योग है और निवेश की आय में वृद्धि से अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात I बटा डेल्टा Y। S औसत बचत प्रवृत्ति है, अर्थात S बटा Y। अनुपातों को जब हम समीकरण में रखेंगे तब हमें I बराबर S प्राप्त होगा, जिसका अर्थ है वास्तविक बचतें वास्तविक निवेश के बराबर होती है। दूसरा है अभिष्ट वृद्धि दर। हेराल्ड का दूसरा आधारभूत समीकरण सतत उन्नति के लिए संतुलन स्थितियों को व्यक्त करता है। हेराल्ड के अनुसार अभिष्ट वृद्धि दर वह दर है जिस पर जो कुछ भी उत्पादक उत्पादन कर रहे हैं संतुष्ट होंगे। अभिष्ट वृद्धि दर पर मांग इतनी ऊंची होती है कि व्यापारी लोगों ने जितना उत्पादन किया होता है बेच सकते हैं और वे उसी वृद्धि की प्रतिशत दर से लगातार उत्पादन करते रहेंगे। सतत वृद्धि दर का समीकरण है GWCR बराबर S। यहाँ GW अभिष्ट वृद्धि दर या आय की वृद्धि की पूर्ण क्षमता दर है जो वास्तव में की गई निवेश की मात्रा से उद्यमियों को संतुष्ट करेगी। इसे डेल्टा Y बटा Y के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। CR पूंजी आवश्यकताएं हैं जो वृद्धि की अभिष्ट दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा को प्रकट करती है। यह I बटा डेल्टा Y का मूल्य है। S बटा Y है। इसके पश्चात हेराल्ड ने अपने वृद्धि मार्ग को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है। प्रस्तुत चित्र में हमने X अक्ष पर आय को और Y अक्ष पर बचत एवं निवेश को प्रदर्शित किया है। कितना निवेश किया जाए यह त्वरक के मूल्य पर निर्भर करता है जिसे CR द्वारा प्रदर्शित किया गया है। समांतर रेखाएं Y1 CR1, Y2 CR2, Y3 CR3 स्थिर पूंजी अनुपात को बता रही है। आय में Y1 से Y2 परिवर्तन होने से प्रेरित निवेश I2 Y2 जो कि S1 Y1 के बचत के समान है। इस स्तर पर उत्पादन में वृद्धि दर Y2 माइनस Y1 बटा Y1 के समान है। फिर I2 निवेश आय को बढ़ाकर Y3 पर ले जाता है और उत्पादन में वृद्धि दर Y3 माइनस Y2 बटा Y2 के समान है। इस प्रकार I3 निवेश की दर आय को बढ़ाकर Y4 के स्तर पर लाती है। अतः अर्थव्यवस्था एक समान वृद्धि दर से बढ़ती है। इसके पश्चात हम सहज या प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। सहज व प्राकृतिक वृद्धि की प्राकृतिक दर समष्टि चरों पर निर्भर करती है, जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक साधन तथा पूंजी उपकरण। इसे वृद्धि की पूर्ण रोजगार दर अथवा वृद्धि की सामान्य दर कहा जा सकता है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या तथा प्रौद्योगिकी प्रगति द्वारा निर्धारित पूर्ण रोजगार उत्पादन में वृद्धि की दर है। इसका समीकरण होता है GN इंटू CR बराबर और इज नॉट इक्वल्स टू S। GN यहाँ प्राकृतिक तथा वृद्धि की पूर्ण रोजगार दर है।
यह हेरॉड के मॉडल की 3 वृद्धि दरें थी। इसके पश्चात हम हेरॉड तथा डॉमर दोनों के मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें से प्रथम है बचत एवं निवेश को अधिक महत्व। दोनों मॉडल बचत एवं निवेश को विशेष महत्व देते हैं। दोनों मॉडल के अनुसार अर्थव्यवस्था का संतुलन बचत एवं निवेश की समानता पर निर्भर करता है। इन दोनों मॉडल की दूसरी समानता यह है कि डॉमर की वृद्धि की सतत दर हेरड की वृद्धि की अभिष्ट दर के अनुसार होती है। धन्यवाद।